नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां और उसमें अपनों ने शुरू किया था रचना शिक्षण। तो रचना शिक्षण में अपन क्या देख रहे थे, रचना शिक्षण की विधियां देख रहे थे। तो पिछली क्लास में अपनों ने देखी थी स्वाध्याय विधि। तो बढ़ते हैं, उसके बाद कौन सी विधि की चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस क्लास में अपन रचना शिक्षण कर रहे थे और रचना शिक्षण में भी अपन यहाँ पर क्या देख रहे थे। रचना शिक्षण में अपन देख रहे थे स्वाध्याय विधि के बाद परिचर्चा विधि। परिचर्चा विधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परिचर्चा विधि यानी जिस विषय पर स्वाध्याय किया गया है उस विषय पर चर्चा करना, मंत्रणा करना, विचार विमर्श करना। देखिए, यदि आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आप उससे संबंधित यदि विचार विमर्श कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं, तो वह ज्ञान है वो स्पष्ट हो जाता है, साथ साथ स्थायी भी हो जाता है। मान लीजिए आपने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है, उसके बारे में आपने कोई अभ्यास नहीं किया, नहीं तो आपने अभ्यास किया और न ही आपने उस संबंध में विचार किया। तो यदि आपने विचार नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, तो फिर वहां पर आप उस संबंध में ज्ञान है वो स्पष्ट ज्ञान नहीं रख सकते। स्पष्ट ज्ञान आपको वहां पर प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो स्वाध्याय विधि है, स्वाध्याय विधि उसके अंतर्गत क्या करता है, व्यक्ति अध्ययन करता है, स्वयं अध्ययन करता है। और उसके बाद का स्टेप कौन सा होता है, बाद की विधि कौन सी होती है, बाद की विधि को अपन परिचर्चा विधि कह सकते हैं। परिचर्चा विधि कह सकते हैं। ये जो परिचर्चा विधि है, जो इसके बाद की विधि है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति पहले अध्ययन करता है और अध्ययन करने के पश्चात वह उससे संबंधित विचार विमर्श करता है। अब विचार विमर्श में हो सकता है अध्यापक भी शामिल हो, तो अध्यापक के साथ विचार विमर्श करेगा। तो विचार विमर्श के साथ काफी बार ऐसा होता है कि अपन जब स्वाध्याय करते हैं, अपन स्वयं अध्ययन करते हैं, तो काफी कुछ चीजें गलत, अगर अपन जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं तो काफी जगह पर ऐसा होता है कि कुछ चीजें अपन गलत पकड़ लेते हैं। तो यदि आप बाद में विचार विमर्श करते हो तो वो गलतियां भी सामने आ जाती हैं, और गलतियां जब सामने आ जाती है तो टॉपिक क्लियर हो जाता है, उसका अच्छे से ज्ञान हो जाता है। तो इसीलिए ये जो विधि कही जाएगी परिचर्चा विधि, ये स्वाध्याय के बाद की स्टेप आती है, स्वाध्याय के बाद की विधि आती है, जिसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा करने से गलतियां सामने आएगी तो उनका भी सुधार होगा। इसके साथ साथ हमें जब विचार विमर्श कर लेंगे तो हमारा वो ज्ञान है वो हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसको अपन कैसे लिखेंगे। तो इसको भी अपन अच्छे तरीके से देख लेते हैं। रचना शिक्षण की कौन सी विधि के बारे में अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, परिचर्चा विधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस संबंध में पहली बात तो यही होगी जो मैंने अभी आपको बताई कि भाई ये स्वाध्याय विधि के बाद का स्टेप है या बाद की विधि कही जा सकती है। तो अपन यहाँ यह कह सकते हैं कि यह प्रणाली स्वाध्याय विधि के बाद की विधि है। तो एक तो ये हो गया, यह प्रणाली स्वाध्याय विधि के बाद की विधि है। बाद की विधि का मतलब व्यक्ति स्वाध्याय करेगा, खुद से अध्ययन करेगा और उसके बाद वह उस विषय से संबंधित परिचर्चा करेगा। तो अपन यह भी देख लेते हैं कि व्यक्ति, बालक कहेंगे अपन, बालक ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बालक विषय से संबंधित सर्वप्रथम स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन करता है
तत्पश्चात वह उससे संबंधित परिचर्चा करता है। ये लीजिए, यहां पर ये चीज अपनों ने देखी है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन क्या बात करेंगे कि बाद में वह परिचर्चा करता है। परिचर्चा का मतलब सामूहिक चर्चा भी हो सकता है। तो उसके साथ साथ अपन देख सकते हैं कि और कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल की जा सकती हैं। देखिए, सामान्यतः अपन मान सकते हैं कि ये जो परिचर्चा है वो क्या है, सामूहिक चर्चा ही है। तो सामूहिक चर्चा को ही परिचर्चा कहा जाता है। तो सामूहिक चर्चा को ही क्या कहा जाता है, परिचर्चा कहा जाता है। इसके साथ साथ जब अपन लेखन कार्य करते हैं, रचना कार्य करते हैं, तो रचना कार्य क्या कहलाता है? रचना कार्य जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है उसी को लिपिबद्ध कर देना ही क्या कहलाता है, लेखन कार्य कहलाता है। मौखिक अभिव्यक्ति को लिपिबद्ध कर देना अर्थात लिख देना ही क्या कहलाता है, लेखन कार्य कहलाता है या रचना कार्य कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि परिचर्चा होगी और परिचर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे, जो विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाएगा उसको लिपिबद्ध किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा। और जैसे ही बालक उसको लिखता है तो वहां पर वह रचना ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अर्थात किसी भी विषय से संबंधित रचना करना वह सीख जाता है। तो यहाँ पर अपन यही कहेंगे परिचर्चा के संबंध में कि सामूहिक चर्चा के पश्चात मौखिक अभिव्यक्ति को लिपिबद्ध करना ही क्या कहलाएगा, रचना कार्य कहलाता है। रचना कार्य कहलाता है। ये लीजिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक चीज और बच जाती है, वो भी अपन यहां पर देख लेंगे। एक तो कि अपन क्या देख सकते हैं इसके अंतर्गत, देखिए एक तो सामूहिक परिचर्चा करने के बाद अपन लिखते हैं तो परिचर्चा से है वो विचारों में स्पष्टता आती है। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष इस विधि का कहा जा सकता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि परिचर्चा से विचारों में स्पष्टता आती है। तो परिचर्चा से क्या आता है, विचारों में स्पष्टता आती है। इसके साथ साथ जो विषय होता है उसके प्रति भी प्रतिबद्धता बालक में आती है। तो विषय के प्रति प्रतिबद्धता आती है। यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि बालक में विषय के प्रति प्रतिबद्धता भी आती है। इसके साथ साथ अपन यूं भी कह सकते हैं, अपन ये देखते हैं कि भाई इस शैली का प्रयोग कौन से स्तर पर किया जा सकता है, महत्वपूर्ण रूप से किस स्तर पर इस परिचर्चा को उपयोगी माना जा सकता है या किस स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि स्वयं अध्ययन करना और फिर सामूहिक चर्चा करना, बालक तो ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा। बालक का मतलब है कि छोटी कक्षाओं में इस विधि को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो यह जो शैली है या यह जो प्रणाली है वो उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए ही उपयोगी होती है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं
परिचर्चा विधि के अंतर्गत कि यह प्रणाली उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था पर ही लागू की जा सकती है। तो यह प्रणाली क्या हो गया, उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था पर ही लागू की जा सकती है। तो ये भी इस विधि का एक महत्वपूर्ण पक्ष कहा जा सकता है। तो ये रही परिचर्चा विधि और उसके सभी पक्ष। तो उम्मीद करती हूँ कि परिचर्चा विधि भी आपको समझ में आ गई होगी। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अपन कुछ भी अध्ययन करते हैं उसके बाद उसमें डिस्कशन करते हैं। तो यदि अपनों ने डिस्कशन कर लिया तो अपने विचार स्पष्ट हो गए, अपना टॉपिक क्लियर हो गया और इसके साथ साथ हमारा ज्ञान स्थायी हो गया। तो इसीलिए इस विधि को प्रयोग में लिया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगली विधि की तरफ, अगली प्रणाली की तरफ। तो देखते हैं अगली प्रणाली इस संबंध में कौन सी कही जा सकती है। देखिए, रचना शिक्षण में भी एक विधि और महत्वपूर्ण मानी जाती है जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, और वो विधि कौन सी है, खेल विधि। तो खेल विधि भी इस शिक्षण के दौरान महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या होता है कि खेल खेल के माध्यम से कुछ बच्चे हैं वो रचना करना सीख जाते हैं। खेल खेल के माध्यम से कैसे, अब मान लीजिए कि बच्चों को अल्फाबेट का गेम करवाया गया, ठीक है, अल्फाबेट सिखाने का। तो उसमें इस प्रकार से कि भाई सबसे पहले कौन अल्फाबेट लिख सकते हैं, सबसे पहले और सबसे सुंदर कौन अल्फाबेट का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन चीजों के लिए बालक को मोटिवेट किया जाता है। तो बालक क्या करता है कि उस संबंध में उन चीजों को ग्रहण करता है और साथ साथ कंपटीशन में आने के लिए, खेल में जीत हासिल करने के लिए वह उसमें ज्यादा से ज्यादा आगे जाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर कौन सी विधि मानी जाती है, खेल विधि मानी जाती है। तो इसके अंतर्गत अपन क्या देख सकते हैं कि भाई यदि छोटे बच्चे खेल खेल में रचना शिक्षण करते हैं। तो छोटे बच्चे खेल खेल में रचना शिक्षण करते हैं, अर्थात रचना ज्ञान प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से रचना की जानी चाहिए तो उसका अपने ज्ञान प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि बालक में प्रतियोगिता की भावना रहती है। गेम्स में बालक यूं चाहता है कि वही जीते, वही आगे जाए, तो उसमें प्रतियोगिता की भावना रहती है। तो वह इस दौरान ज्ञान को जल्दी अर्जित करता है। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि इस प्रणाली में बालक प्रतियोगिता की भावना से रचना ज्ञान प्राप्त करता है। तो वह क्या करेगा, प्रतियोगिता की भावना से, क्योंकि गेम में वह आगे जाना चाहेगा, जीतना चाहेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इस संबंध में और महत्वपूर्ण चीजें जो है वो भी अपन देख सकते हैं। देखिए, काफी बार ऐसा होता है कि ये जो खेल विधि है वो अध्यापक के नियंत्रण में आयोजित की जाती है। अध्यापक उसमें पूर्णतया निरीक्षण करता है, जांच करता है और उसके साथ साथ वह ये ध्यान रखता है कि बच्चा किस चीज में क्या कुछ सीख रहा है। तो इसलिए अपन यूं भी कह सकते हैं कि भाई यह विधि अध्यापक के नियंत्रण में जो है वो निर्वाहित की जा सकती है या प्रयोग की जा सकती है। इसके साथ साथ अपन एक चीज ये भी देख सकते हैं कि भाई इस विधि के दौरान जो है वो
अपन कई प्रकार के शिक्षण यंत्रों की सहायता भी ले सकते हैं। अब शिक्षण यंत्रों में देखिए काफी बार आपने देखा होगा चेयर गेम। चेयर गेम तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा, आप खुद भी खेले होंगे। चेयर गेम में क्या होता है कि 11 लोग हों तो 10 चेयर लगाई जाती है, और वो भी उल्टी साइड में, यानी गोल घेरे में, जिनका फेस है वो बाहर की साइड होता है। तो इस प्रकार से चेयर है वो सब की सब यूं गोल घेरे में लगाई जाती है। 11 लोग है तो 10 चेयर, और 10 लोग है तो 9 चेयर एक कम रखी जाती है। अब उसमें क्या होता है कि म्यूजिक सिस्टम चलाया जाता है। अब म्यूजिक सिस्टम चलता है तब तक सब लोग घूमते रहते हैं, और जैसे ही म्यूजिक सिस्टम बंद होता है उसी समय उनको वहां पर चेयर पर बैठना होता है। तो इस प्रकार से यह गेम चलता है। तो इसके लिए अपने को क्या है, तो खेल ही, और खेल के अंतर्गत व्यक्ति की क्रियाशीलता की परख की जाती है। परंतु इसमें क्या होता है कि यंत्र की सहायता ली जाती है। अब यंत्र में अपन देखें तो टैप रिकॉर्डर वगैरह जो संगीत की ध्वनि बजाने के लिए अपने को चाहिएगा, वो भी जरूरत पड़ेगी। साथ साथ अन्य सहायक साधन जैसे चेयर्स वगैरह भी अपने को चाहिए होंगे। तो इस प्रकार से जहां भी अपन गेम्स करवाते हैं, जहां भी अपन खेल करवाते हैं, तो अपने को खेल से संबंधित कुछ आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता रहती है। तो उन आवश्यक वस्तुओं के साथ ही अपन खेलों का पूर्ण आयोजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन यूं भी कह सकते हैं कि यह प्रणाली शिक्षक के निर्देशन में प्रयोग में लाई जाती है। तो यह प्रणाली क्या होगा, शिक्षक के निर्देशन में प्रयोग में लाई जाती है। शिक्षक निर्देशित करता रहता है, यानी शिक्षक जांच पड़ताल करता रहता है कि बालक कहाँ पे क्या सीख रहा है। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि इस प्रणाली में अनेक सहायक सामग्रियों के साथ शिक्षण यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। तो यहाँ पर शिक्षण यंत्र भी प्रयोग में लाए जाते हैं। शिक्षण यंत्र में यदि आप रचना शिक्षण करवाना चाह रहे हो, तो रचना शिक्षण में उच्चारण संबंधी ज्ञान करवाना चाहते हो तो आप खुद बोल सकते हो। इसके साथ साथ टैप रिकॉर्डर बजा सकते हो। और यदि आप लेखन संबंधी ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हो तो कोई भी लिखी हुई रचना किसी भी वीडियो में कहीं भी मोबाइल पर कैसे भी चला सकते हो। तो बालक क्या करेगा, वहां पर उस प्रकार की रचना को या उस प्रकार के शब्दों को देखेगा और धीरे धीरे उससे संबंधित रचना ज्ञान प्राप्त कर लेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये थी हमारी यहाँ पर खेल विधि। और खेल विधि जो है वो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि खेल विधि में भी खेल के माध्यम से सिखाना होता है। और सिखाना क्या है अपने को, चूंकि अपन रचना शिक्षण पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अपने को विद्यार्थियों को रचना ज्ञान ही यहाँ पर करवाना है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगली विधि की। और अगली विधि कौन सी कही जाती है, प्रबोधन विधि कही जा सकती है। प्रबोधन विधि में मैं आपको सबसे पहले तो ये बता सकती हूँ कि भाई प्रबोधन जो विधि है यह एक प्राचीन विधि मानी जाती है। पुरानी विधि मानी जाती है। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रबोधन विधि है ये सभी स्तरों पर लागू की जा सकती है। अब सभी स्तरों पर लागू क्यों की जा सकती है, अब क्यों की जा सकती है इसका उत्तर तो हमें तभी मिलेगा जब अपन इस विधि को पूरा का पूरा देख लेंगे, पूरा का पूरा इस विधि का अध्ययन कर लेंगे। देखिए, यह जो विधि है वो 3 स्टेप में चलती है।
प्रबोधन जो विधि है वो 3 स्टेप में चलती है या 3 प्रकार के सोपान इसके अंतर्गत रहते हैं। अब अगर अपन 3 सोपानों की बात करें तो देखिए, पहला जो सोपान होता है वो प्रबोधन ही होता है, प्रबोधन ही होता है। और उसके बाद दूसरा जो सोपान होता है वो उद्बोधन होता है, उद्बोधन। और तीसरा जो सोपान होता है वो सोपान होता है मंत्रणा, मंत्रणा या परामर्श। अब देखिए, पहले क्या होगा, प्रबोधन होगा। अब प्रबोधन जो है वो कब किया जाता है? देखिए, रचना शिक्षण से पहले यदि अपन ने बालक को कुछ भी ज्ञान करवा रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, तो वहां पर उसको क्या माना जाएगा? वहां पर प्रबोधन विधि माना जाएगा। अपन यूं कह सकते हैं कि ये रचना शिक्षण से पहले का सोपान है, शिक्षण से पहले का सोपान, ये पहले का सोपान है। यानी रचना शिक्षण बालक शुरू नहीं करता, उससे पहले अध्यापक जो भी निर्देश देता है, जो भी आवश्यक शर्तें बताता है, जो भी विशेषताएं बताता है, वो सारी की सारी चीजें किसमें जाएगी? प्रबोधन में जाएगी। बालक विषय वस्तु से संबंधित अध्यापक बालक को विषय वस्तु से संबंधित जो भी सामग्री उपलब्ध करवाएगा, जो भी बातें उसे बताएगा, वो सारी की सारी किसमें जाएगी? प्रबोधन में। उद्बोधन किस में जाता है? देखिए, उद्बोधन जाता है जो ये रचना शिक्षण है, रचना शिक्षण के बाद, रचना शिक्षण के पश्चात का सोपान ये माना जाता है, पश्चात का सोपान ये माना जाता है। और इसके साथ साथ है उद्बोधन का मतलब होता है उत्पत्ति करना, यानी रचना करना। अब सबसे पहले विद्यार्थी ने क्या किया कि रचना के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद वह रचना कर रहा है। और उसके बाद तीसरा स्टेप ये है। अब ये कब आता है? ये आता है रचना शिक्षण के दौरान, रचना शिक्षण के दौरान का सोपान। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि विद्यार्थी को रचना शिक्षण का ज्ञान करवाया जाता है। अब जब बालक रचना शिक्षण कर रहा है, या फिर अपन यूं कहें रचना कार्य बालक कर रहा है, तो वह बीच बीच में मंत्रणा करेगा, बीच बीच में परामर्श लेगा अपने शिक्षक से, अपने सहयोगियों से। वह जो भी बात करेगा, जिस भी प्रकार से वह मंत्रणा करेगा, वो सारी की सारी किस में जाएगी? मंत्रणा या परामर्श में जाएगी। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि प्रबोधन विधि रचना शिक्षण की प्राचीन विधि है। इसको सभी स्तरों पर लागू किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये 3 स्टेप में चलती है। ज्ञान भी करवाते हैं, रचना भी करवाते हैं, और साथ साथ अपन उसको आवश्यकता अनुसार परामर्श भी देते हैं। तो इसीलिए यह सभी स्तरों पर लागू की जा सकती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं इन तीनों को समझने की, कि इन तीनों में कौन कौन सी चीजें हैं वो ली जा सकती है, कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रबोधन क्या है। तो सबसे पहले यदि बात देखें प्रबोधन, तो प्रबोधन क्या है? प्रबोधन है अध्यापक किसी भी विषय वस्तु को बोर्ड पर लिखेगा, यानी विषय वस्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को श्यामपट्ट पर लिखेगा, और उसी जानकारी के आधार पर, उसी निर्देश के आधार पर विद्यार्थियों से रचना करने के लिए कहेगा, रचना कार्य करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर वो ये जो इतनी कितनी प्रक्रिया है वो किसके अंतर्गत मानी जाएगी? प्रबोधन के अंतर्गत मानी जाएगी। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि रचना कार्य हेतु अध्यापक बालक को श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखकर आवश्यक
जानकारी देता है। तो वह क्या करता है, आवश्यक जानकारी देता है, और इसके साथ साथ क्या करता है वह, या फिर यूं कहें वह लिखी गई विषय वस्तु के आधार पर ही, वह लिखी गई विषय वस्तु के आधार पर ही रचना कार्य विद्यार्थियों से करवाता है। ये लीजिए, ये किसके अंतर्गत जाएगा, ये प्रबोधन के अंतर्गत जाएगा, यानी प्रबोधन है वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। इसमें एक चीज अपन और लिख सकते हैं, प्रबोधन सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक स्तर पर लागू होगा, प्राथमिक स्तर पर उपयोगी होगा। क्यों होगा प्राथमिक स्तर पर उपयोगी? इसलिए क्योंकि इसमें जो अध्यापक लिख रहा है वही उसे लिखना होता है, तो इसलिए प्राथमिक कक्षा का बालक है वो इसके अंतर्गत रचना कर सकता है। तो उसके बाद अपन अगले स्टेप की बात करते हैं। अगला स्टेप कौन सा था? उद्बोधन। और उद्बोधन के बारे में अपनों ने देखा था कि यह कब की है, ये बाद की स्टेप है। तो उद्बोधन में क्या होगा? उद्बोधन में अध्यापक विद्यार्थियों से रचना कार्य करवाता है। रचना कार्य की जांच करते हुए आवश्यक निर्देश भी देता है। यानी शिक्षक यहाँ पर क्या करेगा? सभी विद्यार्थियों से रचना कार्य करवाएगा। जैसे मान लीजिए कि प्रकरण से संबंधित निबंध करवा रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि प्रकरण से संबंधित वह विद्यार्थियों से निबंध लिखवा रहा है, तो फिर बाद में वह निबंध की जांच करेगा और उससे संबंधित जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हो सकते हैं वह देता जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे, यह विधि कौन से स्तर पर लागू है? तो यह जो विधि का रूप है, प्रबोधन का अगला जो स्टेप है, ये उच्च स्तर पर लागू हो सकता है, उच्च स्तर पर उपयोगी हो सकता है। अब उच्च स्तर पर उपयोगी क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? देखिए, जो इसमें क्या होगा, इसमें शिक्षक कुछ बताएगा नहीं, शिक्षक विद्यार्थियों से लिखने को कहेगा। बता तो किसमें दिया? प्रबोधन में बता दिया, ठीक है। उद्बोधन स्टेप में वो कुछ बताएगा नहीं, वो सीधा का सीधा उसे कहेगा कि भाई तुम लिखो। अब विद्यार्थी जो लिख रहे हैं उनकी जांच करेगा और उसमें जो भी दिशा निर्देश बनते हैं या अध्यापक चाहता है कि भाई इन चीजों में सुधार होने चाहिए, तो वह उससे सुधार करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उद्बोधन विधि है या उद्बोधन इसका जो सोपान है वो कंप्लीट होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन बात करते हैं अंतिम की। तो अंतिम में एक ही चीज आती है, वो आपको मैंने बता भी दिया है और इसके साथ साथ नाम से ही स्पष्ट है। कौन सी? मंत्रणा या परामर्श। अब क्या हो गया, बता भी दिया, लिखवा भी लिया, जांच भी होगी। अब जांच होगी तो ये विधि पूरी हो गई, परंतु शुरू से लेकर अंत तक विद्यार्थियों ने अध्यापक से जो भी परामर्श किया, जो भी मंत्रणा की, जो भी बात की, वो सारा का सारा किस में जाएगा? परामर्श में जाएगा। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि अध्यापक से विद्यार्थी रचना कार्य के दौरान जो
रचना कार्य के दौरान जो परामर्श लेते हैं वही इसके अंतर्गत या वही परामर्श प्रणाली में शामिल किया जाता है। तो ये थी कौन सी विधि? प्रबोधन विधि, जो रचना शिक्षण की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये विधि भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में अपनों ने 3 विधियों को देख लिया है। परिचर्चा देखी, खेल विधि देखी और इसके साथ साथ प्रबोधन विधि देखी। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।